पृथ्वीराज चौहान का इतिहास। परिचय। भारत के मध्यकालीन इतिहास में अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी बहादुरी, देशभक्ति और आत्मबलिदान से देश की रक्षा की। उन्हीं में से एक महान और प्रसिद्ध योद्धा थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उन्हें हिंदी साहित्य में वीर रस के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का नाम आते ही हमें एक ऐसे शूरवीर की छवि दिखाई देती है जिसने विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वंश और प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 में हुआ था। वह चौहान वंश के राजा थे, जिसे भारत में एक प्रमुख राजपूत वंश माना जाता है। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी, जिसे पृथ्वीराज के दादा अर्नोराज चौहान ने स्थापित किया था। पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कपिला देवी था। सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे और उन्होंने अपने पुत्र को श्रेष्ठ शिक्षा और युद्धकला का प्रशिक्षण दिया। पृथ्वीराज बचपन से ही तीव्र बुद्धि और साहसी थे। उन्होंने अल्पायु में ही तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजनीति में दक्षता हासिल कर ली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राज्यारोहण। जब पृथ्वीराज मात्र 13 वर्ष के थे, तब उनके पिता सोमेश्वर का निधन हो गया। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान को बहुत कम उम्र में ही अजमेर की गद्दी संभालनी पड़ी। उनके राज्यारोहण के समय उनका राज विस्तार अजमेर और दिल्ली तक सीमित था, परंतु उनकी वीरता और सैन्य कौशल के कारण धीरे धीरे उनका साम्राज्य बढ़ता गया। राज्य की शासन व्यवस्था उनके सलाहकारों द्वारा प्रारंभ में संभाली गई, जिनमें प्रमुख नाम राजा अनंतपाल तोमर का आता है, जिन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली की गद्दी भी सौंप दी थी। अनंतपाल तोमर पृथ्वीराज के नाना थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विस्तारित साम्राज्य। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और अपने राज्य को उत्तरी भारत के बड़े भागों तक फैलाया। उन्होंने अनेक छोटे बड़े राजाओं को पराजित कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनके समय में चौहान साम्राज्य में वर्तमान राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मूल शत्रु मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक संघर्ष गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी से हुआ। मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी मुस्लिम आक्रांता था, जो भारत की संपत्ति और साम्राज्य पर अधिकार करना चाहता था। प्रथम तराइन का युद्ध 1191। गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 है। ये युद्ध वर्तमान हरियाणा के तराइन, अब तरावड़ी, करनाल के पास में हुआ था। गौरी ने जब भारत की सीमाओं को पार कर हमला किया, तो पृथ्वीराज चौहान ने अन्य हिंदू राजाओं से गठबंधन कर उसकी सेना का सामना किया। इस युद्ध में गौरी की करारी हार हुई। पृथ्वीराज की सेना ने उसे बुरी तरह पराजित किया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने गौरी को जीवनदान दिया और उसे वापस जाने दिया, जो आगे चलकर एक रणनीतिक भूल साबित हुई। द्वितीय तराइन का युद्ध 1192। एक वर्ष बाद ही 1192 में गौरी ने पुनः एक बड़ी सेना के साथ भारत पर हमला किया। इस बार उसने पूर्व की हार से सबक लेकर पूरी योजना बनाई। उसने अपनी सेना को बेहतर ढंग से संगठित किया और पृथ्वीराज के सहयोगी राजाओं को अलग थलग कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने पुनः वीरता से युद्ध किया, परंतु इस बार परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थीं। गौरी की सेना ने चालाकी से युद्ध की दिशा मोड़ी और पृथ्वीराज की सेना को पराजित कर दिया। ये युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। पृथ्वीराज की हार और बंदी बनाना। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और उन्हें गजनी ले जाया गया। इसके बाद की घटनाएं इतिहास और लोककथाओं में अलग अलग प्रकार से वर्णित है। प्रसिद्ध लोककथा चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज की वीरगाथा। पृथ्वीराज रासो, जो कि उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा रचित है, उसमें एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। इसके अनुसार जब पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया और उसकी आंखें फोड़ दी गईं, तब चंद्रबरदाई किसी बहाने से गजनी पहुंच गए। उन्होंने पृथ्वीराज को बता दिया कि एक विशेष अवसर पर गौरी जब उनके सामने आएगा, तब वे अपनी अचूक निशानेबाजी का प्रयोग करें। चंद्रबरदाई ने कविता के रूप में कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने आंखें बंद कर तीर चलाया और सुल्तान गौरी की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों मित्रों ने आत्मबलिदान कर दिया। हालांकि यह कहानी इतिहासकारों द्वारा प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये भारतीय लोकमानस में पृथ्वीराज चौहान की वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी है। प्रशासन और संस्कृति। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सुशासनप्रिय राजा भी थे। उनके शासन में कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा मिला। उनके दरबार में विद्वानों और कवियों को सम्मान प्राप्त था। पृथ्वीराज खुद भी विद्वान थे और संस्कृत तथा अपभ्रंश भाषा में पारंगत थे। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया और जनता के कल्याण के लिए कई कार्य किए। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो वीरगाथा काल के अंतर्गत आता है। इसे कवि चंद्रबरदाई ने लिखा था, जो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और दरबारी कवि थे। इस रचना में पृथ्वीराज की वीरता, मोहम्मद गौरी से युद्ध, संयोगिता से प्रेम, राज्य की घटनाएं आदि का वर्णन काव्य रूप में किया गया है। हालांकि इतिहासकार इसे पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं मानते, लेकिन ये ग्रंथ भारतीय भावनाओं और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। संयोगिता और प्रेम कथा। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता की प्रेम कहानी भी अत्यंत प्रसिद्ध है। जयचंद और पृथ्वीराज में राजनीतिक मतभेद थे। जयचंद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया।
इसके विरोध में पृथ्वीराज ने स्वयंवर में पहुंचकर संयोगिता का हरण कर लिया और उससे विवाह किया। यह प्रेम कथा भी वीरता, प्रेम और विद्रोह का अद्भुत मिश्रण है और भारतीय साहित्य में अमर हो चुकी है। पृथ्वीराज की ऐतिहासिक महत्ता। पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद भारत के अधिकांश भागों पर मुस्लिम शासकों का शासन प्रारंभ हो गया। उनकी वीरता, राष्ट्रीय गौरव, युद्ध कौशल और आत्मबलिदान उन्हें भारत के अमर नायकों की श्रेणी में लाते हैं। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। निष्कर्ष। पृथ्वीराज चौहान का जीवन संघर्ष, शौर्य, प्रेम और बलिदान की एक महान गाथा है। वे न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त, योग्य प्रशासक और प्रजावत्सल राजा भी थे। उनका नाम आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। उनकी वीरता और आत्मगौरव की गाथाएं आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। भले ही वह युद्ध हार गए, परंतु उन्होंने भारतीय आत्मा को कभी पराजित नहीं होने दिया।